किस्से कविताएं में आपका स्वागत है। आज सुनिए विद्रोही लेखक सादत हसन मंटो की मशहूर कहानी बादशाहत का खात्मा। टेलीफोन की घंटी बजी। मनमोहन पास ही बैठा था। उसने रिसीवर उठाया और कहा, हेलो, भौर बौर पौर 57। दूसरी तरफ से पतली सी निस्वानी आवाज आई, सॉरी, रोंग नंबर। मनमोहन ने रिसीवर रख दिया और किताब पढ़ने में मशगूल हो गया। ये किताब वो तकरीबन 20 मर्तबा पढ़ चुका था, इसलिए नहीं कि इसमें कोई ताज बात थी। दफ्तर में जो वीरान पड़ा था, एक सिर्फ यही किताब थी जिसके आखिरी और 8 करम चूरदा थे। एक हफ्ते से दफ्तर मनमोहन की तहवील में था, क्योंकि इसका मालिक, जो कि उसका दोस्त था, कुछ रुपया कर्ज लेने के लिए कहीं बाहर गया हुआ था। मनमोहन के पास चूंकि रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, इसलिए फुटपाथ से आरजी तौर पर वो इस दफ्तर में मुंतकिल हो गया था। और इस एक हफ्ते में वो दफ्तर की इकलौती किताब तकरीबन 20 मर्तबा पढ़ चुका था। दफ्तर में वो अकेला पड़ा रहता। नौकरी से उसे नफरत थी। अगर वो चाहता तो किसी भी फिल्म कंपनी में बतौर फिल्म डायरेक्टर के मुलाजिम हो सकता था, मगर वो गुलामी नहीं चाहता था। निहायत ही बेजरर और मुखलिस आदमी था, इसलिए दोस्त यार उसके रोजाना अखराजात का बंदोबस्त कर देते थे। ये अखराजात बहुत ही कम थे। सुबह को चाय की प्याली और 2 टोस्ट, दोपहर को 2 फुलके और थोड़ा सा सालन, सारे दिन में एक पैकेट सिगरेट और बस। मनमोहन का कोई अजीज या रिश्तेदार नहीं था। बेहद खामोशी पसंद था, जफाकश था, कई दिन झाथे से रह सकता था। इसके मुतल्लिक उसके दोस्त और तो कुछ नहीं, लेकिन इतना जानते थे कि वो बचपन ही से घर छोड़ छाड़ के निकल आया था और एक मुद्दत से बंबई के फुटपाथों पर आबाद था। जिंदगी में सिर्फ उसको एक चीज की हसरत थी, औरत की मोहब्बत की। अगर मुझे किसी औरत की मोहब्बत मिल गई तो मेरी सारी जिंदगी बदल जाएगी। दोस्त इससे कहते, तुम काम फिर भी न करोगे। मनमोहन आह भरकर जवाब देता, काम? मैं मुजस्सम काम बन जाऊंगा। दोस्त उससे कहते, तो शुरू कर दो किसी से इश्क। मनमोहन जवाब देता, नहीं, मैं ऐसे इश्क का ठाई नहीं जो मर्द की तरफ से शुरू हो। दोपहर के खाने का वक्त करीब आ रहा था। मनमोहन ने सामने दीवार पर क्लॉक की तरफ देखा। टेलीफोन की घंटी बजना शुरू हुई। उसने रिसीवर उठाया और कहा, हेलो, भौर बौर पौर 57। दूसरी तरफ से पतली सी आवाज आई, भौर बौर बौर 57। मनमोहन ने जवाब दिया, जी हां। निस्वानी आवाज ने पूछा, आप कौन हैं? मनमोहन, फरमाइए। दूसरी तरफ से आवाज आई तो मनमोहन ने कहा, फरमाइए, किससे बात करना चाहती है आप? आवाज ने जवाब दिया, आपसे। मनमोहन ने जरा हैरत से पूछा, मुझसे? जी हां, आपसे। क्या आपको कोई ऐतराज है? मनमोहन सटपटा सा गया। जी नहीं। आवाज मुस्कुराई, आपने अपना नाम मदन मोहन बताया था? जी नहीं। मनमोहन। चंद लम्हा खामोशी में गुजर गए तो मनमोहन ने कहा, आप बातें करना चाहती थी मुझसे? आवाज आई, जी हां। तो कीजिए। थोड़े वच्चे के बाद आवाज आई, समझ में नहीं आता क्या बात करूं? आप ही शुरू कीजिए न कोई बात। बहुत बेहतर। ये कहकर मनमोहन ने थोड़ी देर सोचा। नाम अपना बता चुका हूं। आरजी तौर पर ठिकाना मेरा ये दफ्तर है। पहले फुटपाथ पर सोता था, अब 1 हफ्ता से इस दफ्तर के बड़े मेज पर सोता हूं। आवाज मुस्कुराई, फुटपाथ पर आप मसहरी लगाकर सोते थे? मनमोहन हंसा, इससे पहले कि मैं आपसे मजीद गुफ्तगू करूं, मैं ये बात वाजे कर देना चाहता हूं कि मैंने कभी झूठ नहीं बोला। फुटपाथों पर सोते मुझे एक जमाना हो गया है। ये दफ्तर तकरीबन 1 हफ्ते से मेरे कब्जे में है। आजकल ऐश कर रहा हूं। आवाज मुस्कुराई, कैसे ऐश? मनमोहन ने जवाब दिया, एक किताब मिल गई थी, यहां से आखिरी औरात गुम है, लेकिन मैं इसे 20 मर्तबा पढ़ चुका हूं। सालिम किताब कभी हाथ लगी तो मालूम होगा हीरो हीरोइन के इश्क का अंजाम क्या हुआ।
आवाज हंसी, आप बड़े दिलचस्प आदमी हैं। मनमोहन ने तकल्लुफ से कहा, आपकी जर्रा नवाजी है। आवाज ने थोड़े तवक्कुफ के बाद पूछा, आपका शगल क्या है? शगल? मेरा मतलब है आप करते क्या है? क्या करता हूं? कुछ भी नहीं। एक बेकार इंसान क्या कर सकता है? सारी दिन आवारागर्दी करता हूं, रात को सो जाता हूं। आवाज ने पूछा, ये जिंदगी आपको अच्छी लगती है? मनमोहन सोचने लगा। ठहरिए, बात दरअसल ये है कि मैंने इस पर कभी गौर ही नहीं किया। अब आपने पूछा है तो मैं अपने आप से पूछ रहा हूं कि ये जिंदगी तुम्हें अच्छी लगती है या नहीं। कोई जवाब मिला? थोड़े वत्से के बाद मनमोहन ने जवाब दिया, जी नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है कि ऐसी जिंदगी मुझे अच्छी लगती ही होगी, जबकि एक अरसे से बसर कर रहा हूं। आवाज हंसी। मनमोहन ने कहा, आपकी हंसी बड़ी मुतरन्निम है। आवाज शर्मा गई। शुक्रिया, और सिलसिले गुफ्तगू मुनक्ते कर दिया। मनमोहन थोड़ी देर रिसीवर हाथ में लिए खड़ा रहा, फिर मुस्कुराकर उसे रख दिया और दफ्तर बंद करके चला गया। दूसरे रोज सुबह 8 बजे, जबकि मनमोहन दफ्तर के बड़े मेज पर सो रहा था, टेलीफोन की घंटी बजना शुरू हुई। जमाइया लेते हुए उसने रिसीवर उठाया और कहा, हेलो, सोर 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 57। दूसरी तरफ से आवाज आई, आदाब अर्ज मनमोहन साहब। आदाब अर्ज। मनमोहन एकदम चौंका। ओ, आप? आदाब अर्ज। तस्लीमात। आवाज आई, आप तालिबन सो रहे थे? जी हां, यहां आकर मेरी आदत कुछ बिगड़ रही है। वापस फुटपाथ पर गया तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। आवाज मुस्कुराई, क्यों? वहां सुबह 5 बजे से पहले पहले उठना पड़ता है। आवाज हंसी। मनमोहन ने पूछा, कल आपने एकदम टेलीफोन बंद कर दिया। आवाज शर्माई, आपने मेरी हंसी की तारीफ क्यों की थी? मनमोहन ने कहा, लो साहब, ये भी अजीब बात कही आपने। कोई चीज जो खूबसूरत हो तो उसकी तारीफ नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल नहीं, ये शर्त आप मुझ पर आयद नहीं कर सकती। मैंने आज तक कोई शर्त अपने ऊपर आयद नहीं होने दी। आप हंसेंगी तो मैं जरूर तारीफ करूंगा। मैं टेलीफोन बंद कर दूंगी। बड़े शौक से। आपको मेरी नाराजगी का कोई ख्याल नहीं? मैं सबसे पहले अपने आप को नाराज नहीं करना चाहता। अगर मैं आपकी हंसी की तारीफ न करूं तो मेरा जौच मुझसे नाराज हो जाएगा। ये जौच मुझे बहुत अजीज है। थोड़ी देर खामोशी रही। इसके बाद दूसरी तरफ से आवाज आई, माफ कीजिएगा, मैं मुलाजिमा से कुछ कह रही थी। आपका जौच आपको बहुत अजीज है। हां, ये तो बताइए आपको शौक किस चीज का है? क्या मतलब? यानी कोई शगल, कोई काम। मेरा मतलब है, आपको आता क्या है? मनमोहन हंसा, कोई काम नहीं आता। फोटोग्राफी का थोड़ा सा शौक है। ये बहुत अच्छा शौक है। इसकी अच्छाई या बुराई का मैंने कभी नहीं सोचा। आवाज ने पूछा, कैमरा तो आपके पास बहुत अच्छा होगा? मनमोहन हंसा, मेरे पास अपना कोई कैमरा नहीं, दोस्त से मांगकर शौक पूरा कर लेता हूं। अगर मैंने कभी कुछ कमाया तो एक कैमरा मेरी नजर में है, वो खरीदूंगा। आवाज ने पूछा, कौन सा कैमरा? मनमोहन ने जवाब दिया, एक गस्टा रेबलेक्स कैमरा है, मुझे बहुत पसंद है। थोड़ी देर खामोशी रही। इसके बाद आवाज आई, मैं कुछ सोच रही थी। क्या? आपने मेरा नाम पूछा ना टेलीफोन नंबर दरियाफ्त किया? मुझे इसकी जरूरत ही महसूस नहीं हुई। क्यों? नाम आपका कुछ भी हो, क्या फर्क पड़ता है? आपको मेरा नंबर मालूम है, बस ठीक है। आप अगर चाहेंगी तो मैं आपको टेलीफोन करूं तो नाम और नंबर बता दीजिएगा। मैं नहीं बताऊंगी। लो साहब, ये भी खूब रहा। मैं जब आपसे पूछूंगा ही नहीं तो बताने न बताने का सवाल ही कहां पैदा होता है। आवाज मुस्कुराई, आप अजीबोतरीब आदमी हैं। मनमोहन मुस्कुरा दिया, जी हां, कुछ ऐसा ही आदमी हूं। चंद सेकंड खामोशी रही। आप फिर सोचने लगी। जी हां, कोई और बात इस वक्त सूझ नहीं रही थी। तो टेलीफोन बंद कर दीजिए। फिर सही। आवाज किसी कदर तीखी हो गई। आप बहुत रूखे आदमी हैं। टेलीफोन बंद कर दीजिए। लीजिए, मैं बंद करती हूं।
मनमोहन ने रिसीवर रख दिया और मुस्कुराने लगा। आधे घंटे के बाद जब मनमोहन हाथ धोकर, कपड़े पहनकर बाहर निकलने के लिए तैयार हुआ तो टेलीफोन की घंटी बजी। उसने रिसीवर उठाया और कहा, सोर 4457। आवाज आई, मिस्टर मनमोहन। मनमोहन ने जवाब दिया, जी हां मनमोहन। इरशाद? आवाज मुस्कुराई, इरशाद यह है कि मेरी नाराजगी दूर हो गई है। मनमोहन ने बड़ी शगुफ्तगी से कहा, मुझे बड़ी खुशी हुई है। नाश्ता करते हुए मुझे ख्याल आया कि आपके साथ बिगाड़नी नहीं चाहिए। हां, आपने नाश्ता कर लिया? जी नहीं, बाहर निकलने ही वाला था कि आपने टेलीफोन किया। ओह, तो आप जाइए। जी नहीं, मुझे कोई जल्दी नहीं। मेरे पास आज पैसे नहीं हैं, इसलिए मेरा ख्याल है कि आज नाश्ता नहीं होगा। आपकी बातें सुनकर आप ऐसी बातें क्यों करते हैं? मेरा मतलब है, ऐसी बातें आप इसलिए करते हैं कि आपको दुख होता है? मनमोहन ने एक लम्हा सोचा। जी नहीं, मेरा अगर कोई दुख दर्द है तो मैं इसका आदी हो चुका हूं। आवाज ने पूछा, मैं कुछ रुपए आपको भेज दूं? मनमोहन ने जवाब दिया, भेज दीजिए। मेरे पनानसरों में एक आपका भी इजाफा हो जाएगा। नहीं, मैं नहीं भेजूंगी। आपकी मर्जी, मैं टेलीफोन बंद करती हूं। बेहतर। मनमोहन ने रिसीवर रख दिया और मुस्कुराता हुआ दफ्तर से निकल गया। रात को 10 बजे के करीब वापस आया और कपड़े बदलकर मेज पर लेटकर सोचने लगा कि ये कौन है जो उसे फोन करती है। आवाज से सिर्फ इतना पता चलता था कि जवान है। हंसी बहुत ही मुतन्निम थी। गुफ्तगू से यह साफ जाहिर है कि तालीम याफ्ता और मुहज़्ज़ब है। बहुत देर तक वो उसके मुतल्लिक सोचता रहा। इधर क्लार्क ने 11 बजाए, उधर टेलीफोन की घंटी बजी। मनमोहन ने रिसीवर उठाया। हेलो? दूसरी तरफ से वही आवाज आई, मिस्टर मनमोहन? जी हां मनमोहन। इरशाद? इरशाद यह है कि मैंने आज दिन में कई मर्तबा रिंग किया। आप कहां गायब थे? साहब बेकार हूं, लेकिन फिर भी काम पर जाता हूं। किस काम पर? आवारागर्दी। वापस कब आए? 10 बजे। अब क्या कर रहे थे? मेज पर लेटा आपकी आवाज से आपकी तस्वीर बना रहा था। बनी? जी नहीं, बनाने की कोशिश न कीजिए। मैं बड़ी बदसूरत हूं। माफ कीजिएगा, अगर आप वाकई बदसूरत हैं तो टेलीफोन बंद कर दीजिए। बदसूरती से मुझे नफरत है। आवाज मुस्कुराई, ऐसा है तो चलिए, मैं खूबसूरत हूं। मैं आपके दिल में नफरत नहीं पैदा करना चाहती। थोड़ी देर खामोशी रही। मनमोहन ने पूछा, कुछ सोचने लगी? आवाज चौंकी, जी नहीं, मैं आपसे पूछने वाली थी कि सोच लीजिए अच्छी तरह। आवाज हंस पड़ी, आपको गाना सुनाऊं? जरूर, ठहरिए। गला साफ करने की आवाज आई। फिर धालिब की ये गजल शुरू हुई। नुक्ताची है कमे दिल। सहगल वाली नई धुन थी। आवाज में दर्द और खुलूस था। जब गजल खत्म हुई तो मनमोहन ने दाद दी, बहुत खूब, जिंदा रहो। आवाज शर्मा गई, शुक्रिया, और टेलीफोन बंद कर दिया। दफ्तर के बड़े मेज पर मनमोहन के दिलो दिमाग में सारी रात धालिब की गजल गूंजती रही। सुबह जल्दी उठा और टेलीफोन का इंतजार करने लगे। तकरीबन 2.5 घंटे कुर्सी पर बैठा रहा, मगर टेलीफोन की घंटी न बजी। जब मायूस हो गया तो एक अजीब सी तलखी उसने अपने हलक में महसूस की। उठकर टहलने लगा। इसके बाद मेज पर लेट गया और कुधने लगा। वही किताब जिसको वो मुतअद्दिद मर्तबा पढ़ चुका था, उठाई और वर्क गर्दानी शुरू कर दी। यूं ही लेटे लेटे शाम हो गई। तकरीबन 7 बजे टेलीफोन की घंटी बजी। मनमोहन ने रिसीवर उठाया और तेजी से पूछा, कौन है? वही आवाज आई, मैं। मनमोहन का लहजा तेज रहा, इतनी देर तुम कहाँ थी? आवाज लर्जी, क्यों? मैं सुबह से यहां झक मार रहा हूं। नाश्ता किया है, न दोपहर का खाना खाया है, हालांकि मेरे पास पैसे मौजूद थे। आवाज आई, मेरी जब मर्जी होगी टेलीफोन करूंगी। आप? मनमोहन ने बात काट कर कहा, देखो जी, ये सिलसिला बंद करो। टेलीफोन करना है तो एक वक्त मुकर्रर करो।
मुझसे इंतजार बर्दाश्त नहीं होता। आवाज मुस्कुराई, आज की माफी चाहती हूं। कल से बाकायदा सुबह और शाम फोन आया करेगा आपको। ये ठीक है। आवाज हंसी, मुझे मालूम नहीं था आप इस कदर बिगड़े दिल हैं। मनमोहन मुस्कुराया, माफ करना। इंतजार से मुझे बहुत कोफ्त होती है, और जब मुझे किसी बात से कोफ्त होती है तो अपने आप को सजा देना शुरू कर देता हूं। वो कैसे? सुबह तुम्हारा टेलीफोन ना आया। चाहिए तो ये था कि मैं चला जाता, लेकिन बैठा दिन भर अंदर ही अंदर कुर्सता रहा। बचपना है साफ। आवाज हमदर्दी में डूब गई। काश मुझसे ये गलती न होती। मैंने कसदन सुबह टेलीफोन ना किया। क्यों? ये मालूम करने के लिए आप इंतजार करेंगे या नहीं? मनमोहन हंसा, बहुत शरीर हो तुम। अच्छा अब टेलीफोन बंद करो, मैं खाना खाने जा रहा हूं। बेहतर। कब तक लौटिएगा? आधे घंटे तक। मनमोहन आधे घंटे के बाद खाना खाकर लौटा तो उसने फोन किया। देर तक दोनों बातें करते रहे। इसके बाद उसने गालिब की एक गजल सुनाई। मनमोहन ने दिल से दाद दी। फिर टेलीफोन का सिलसिला मुनकते हो गया। अब हर रोज सुबह और शाम मनमोहन को उसका टेलीफोन आता। घंटी की आवाज सुनते ही वो टेलीफोन की तरफ लपका। बाज औकात घंटों बातें जारी रहती। इस दौरान में मनमोहन ने उससे टेलीफोन का नंबर पूछा, न उसका नाम। शुरू शुरू में उसने उसकी आवाज की मदद से तठयुल के पर्दे पर उसकी तस्वीर खींचने की कोशिश की थी, मगर अब वो जैसे आवाज ही से मुतमिन हो गया था। आवाज ही शक्ल थी, आवाज ही सूरत थी, आवाज ही जिस्म था, आवाज ही रूह थी। एक दिन उसने पूछा, मोहन तुम मेरा नाम क्यों नहीं पूछते? मनमोहन ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारा नाम तुम्हारी आवाज है, जो कि बहुत मुतरन्निम है। इसमें क्या शक है? एक दिन वो बड़ा टेढ़ा सवाल कर बैठी, मोहन तुमने कभी किसी लड़की से मोहब्बत की है? मनमोहन ने जवाब दिया, नहीं। क्यों? मोहन एकदम उदास हो गया। इस क्यों का जवाब चंद लफ्जों में नहीं दे सकता। मुझे अपनी जिंदगी का सारा मलबा उठाना पड़ेगा। अगर कोई जवाब न मिले तो बड़ी कोफ्त होगी। जाने दीजिए। टेलीफोन का रिश्ता कायम हुए तकरीबन 1 महीना हो गया। बिलानागा दिन में 2 मर्तबा उसका फोन आता। मनमोहन को अपने दोस्त का तत आया कि कर्जे का बंदोबस्त हो गया है। 7-8 रोज में वो बंबई पहुंचने वाला है। मनमोहन ये तत पढ़कर अबसुर्दा हो गया। उसका टेलीफोन आया तो मनमोहन ने उससे कहा, मेरी दफ्तर की बादशाही अब चंद दिनों की मेहमान है। इसने पूछा, क्यों? मनमोहन ने जवाब दिया, कर्जे का बंदोबस्त हो गया है, दफ्तर आबाद होने वाला है। तुम्हारे किसी और दोस्त के घर में टेलीफोन नहीं? कई दोस्त हैं जिनके टेलीफोन है, मगर मैं तुम्हें उनका नंबर नहीं दे सकता। क्यों? मैं नहीं चाहता तुम्हारी आवाज कोई और सुने। वजह? मैं बहुत हासिद हूं। वो मुस्कुराई, ये तो बड़ी मुसीबत हुई। क्या किया जाए? आखिरी दिन जब तुम्हारी बादशाहत खत्म होने वाली होगी, मैं तुम्हें अपना नंबर दूंगी। ये ठीक है। मनमोहन की सारी अबसुर्दगी दूर हो गई। वो उस दिन का इंतजार करने लगा कि दफ्तर में उसकी बादशाहत खत्म हो। अब फिर उसने उसकी आवाज की मदद से अपने तठयुल के पर्दे पर उसकी तस्वीर खींचने की कोशिश शुरू की। कई तस्वीरें बनी, मगर वो मुतमिन न हुआ। उसने सोचा, चंद दिनों की बात है। उसने टेलीफोन नंबर बता दिया तो वो उसे देख भी सकेगा। इसका ख्याल आते ही उसका दिलो दिमाग सुन हो जाता। मेरी जिंदगी का वो लम्हा कितना बड़ा लम्हा होगा जब मैं उसको देखूंगा। दूसरे रोज जब उसका टेलीफोन आया तो मनमोहन ने उससे कहा, तुम्हें देखने का इश्तियाक पैदा हो गया है। क्यों? तुमने कहा था कि आखिरी दिन जब यहां मेरी बादशाहत खत्म होने वाली होगी तो तुम मुझे अपना नंबर बता दोगी। कहा था। इसका यह मतलब है तुम मुझे अपना एड्रेस दे दोगी। मैं तुम्हें देख सकूंगा। तुम मुझे जब चाहो देख सकते हो, आज ही देख लो। नहीं नहीं। फिर कुछ सोचकर कहा, मैं जरा अच्छे लिबास में तुमसे मिलना चाहता हूं। आज ही एक दोस्त से कह रहा हूं, वो मुझे सूट दिलवा देगा। वो हंस पड़ी,
बिल्कुल बच्चे हो तुम। सुनो, जब तुम मुझसे मिलोगे तो मैं तुम्हें एक तोहफा दूंगी। मनमोहन ने जज्बाती अंदाज में कहा, तुम्हारी मुलाकात से बढ़कर और क्या तोहफा हो सकता है? मैंने तुम्हारे लिए एगस्टा कैमरा खरीद लिया है। ओह, इस शर्त पर दूंगी कि पहले मेरा फोटो उतारो। मनमोहन मुस्कुराया, इस शर्त का फैसला मुलाकात पर करूंगा। थोड़ी देर और गुफ्तगू हुई। इसके बाद उधर से वो बोली, मैं कल और परसों तुम्हें टेलीफोन नहीं कर सकूंगी। मनमोहन ने तशवीश भरे लहजे में पूछा, क्यों? मैं अपने अजीजों के साथ कहीं बाहर जा रही हूं। सिर्फ 2 दिन गैर हाजिर रहूंगी। मुझे माफ कर देना। ये सुनने के बाद मनमोहन सारा दिन दफ्तर ही में रहा। दूसरे दिन सुबह उठा तो उसने हरारत महसूस की। सोचा कि ये इज़्मिलाल शायद इसलिए है कि उसका टेलीफोन नहीं आएगा। लेकिन दोपहर तक हरारत तेज हो गई। बदन तपने लगा, आंखों से शरारे फूटने लगे। मनमोहन मेज पर लेट गया। प्यास बार बार सताती थी। उठता और नल से मुंह लगाकर पानी पीता। शाम के करीब उसे अपने सीने पर बोझ महसूस होने लगा। दूसरे रोज वो बिल्कुल निढाल था। सांस बड़ी दिक्कत से आता था। सीने की दुखन बहुत बढ़ गई थी। कई बार उस पर हिज़्यानी कैफियत तारी हुई। बुखार की शिद्दत में वो घंटों टेलीफोन पर अपनी महबूब के आवाज के साथ बातें करता रहा। शाम को उसकी हालत बहुत ज्यादा बिगड़ गई। धुंधलाई हुई आंखों से उसने क्लार्क की तरफ देखा। उसके कानों में अजीब-ओ-तरीब आवाजें गूंज रही थी, जैसे हजार हाथ टेलीफोन बोल रहे हैं। सीने में घुंघरू बज रहे थे। चारों तरफ आवाजें ही आवाजें थी। चुनांचे जब टेलीफोन की घंटी बजी तो उसके कानों तक उसकी आवाज ना पहुंची। बहुत देर तक घंटी बजती रही। एकदम मनमोहन चौंका। उसके कान अब सुन रहे थे। लड़खड़ाता हुआ उठा और टेलीफोन तक गया। दीवार का सहारा लेकर उसने कांपते हुए हाथों से रिसीवर उठाया और खुशक होंठों पर लड़की जैसी जबान फेरकर कहा, हेलो। दूसरी तरफ से वो लड़की बोली, हेलो मोहन। मनमोहन की आवाज लड़खड़ाई, हां मोहन। जरा ऊंची बोलो। मनमोहन ने कुछ कहना चाहा, मगर वो उसके हलक ही में खुशक हो गया। आवाज आई, मैं जल्दी आ गई। बड़ी देर से तुम्हें रिंग कर रही हूं। कहाँ थे तुम? मनमोहन का सर घूमने लगा। आवाज आई, क्या हो गया है तुम्हें? मनमोहन ने बड़ी मुश्किल से इतना कहा, मेरी बादशाहत खत्म हो गई है आज। उसके मुंह से थून निकला और एक पतली लकीर की सूरत में गर्दन तक दौड़ता चला गया। आवाज आई, मेरा नंबर नोट कर लो, 5 नोट 3 1 बॉर 5 नोट 3 1 भौर। सुबह फोन करना। ये कहकर उसने रिसीवर रख दिया। मनमोहन औंधे मुंह टेलीफोन पर गिरा। उसके मुंह से खून के बुलबुले फूटने लगे। ऐसी और कहानियों के लिए आप किससे कविताएं पेज को, चैनल को लाइक, फॉलो व सब्सक्राइब करें प्लीज। कोई सुझाव हो तो अवश्य दें। थैंक्स।